हेलो एवरीवन, आप सभी का हेल गार्डन में स्वागत है। ये BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 246 और ये एपिसोड एकदम धमाकेदार होने वाला है, स्पेशली उनके लिए जो फाइटिंग सीन्स को पसंद करते हैं। इससे पहले हम रिकैप को शुरू करें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके हमारी हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, जिससे फ्यूचर में आने वाला कंटेंट आपके पास लगातार पहुंचता रहे। चलो जानते हैं पिछले पार्ट में क्या हुआ था। जैसे पिछले एपिसोड की शुरुआत होती है, जियान जो की बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के अंदर था, फाइनली वो अपनी आंखें खोल लेता है। इस सीन को सबसे पहले जुना नोटिस करती है। जियान को जागते हुए देख उसकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। बाकियों को ध्यान भी उधर जाता है। जियान पे सभी का फोकस हो चुका होता है। भले ही बाहरी दुनिया में बस एक महीना बीता हो, लेकिन जियान 100 इनकारनेशंस को एक्सपीरियंस कर चुका था। इस वजह से जब वो आंखें खुलता है उसे इस दुनिया में वापस आने में कुछ समय लगता है। इन 100 लाइफ्स इनकारनेशंस के बाद जियान की स्ट्रेंथ पीक 2 जोन के 9 चेंज पे पहुंच जाती है। हालांकि इसके बारे में अभी बाकियों को पता नहीं था। वो बोधिसत्व पेड़ से बाहर आके अपने ग्रुप से मेल मिलाप करता है। लेकिन सीन में ट्विस्ट यहीं से आना शुरू हुआ था। जब जियान बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को थैंक यू बोलता है तो ये बोधिसत्व एंशिएंट ट्री जो कि पिछले 1 महीने से बिल्कुल हिला नहीं होता, अचानक से इसमें से रशलिंग साउंड्स बाहर आने लगती हैं। तुरंत ही पेड़ के अंदर से कई लाइट स्पॉट्स बाहर आए थे। ये सभी बोधिसत्व सीड्स होते हैं। इनके नंबर्स 20-25 में होंगे। जब इन्हें देख के सभी की आंखें लाल हो रही होती हैं, जियान एक इशारे से समन कर लेता है। ऐसे सीन को देख के सभी लोग चौंक गए थे। वो शुरुआत में तो कुछ बोधिसत्व सीड्स को अपने ग्रुप में बांटता है, जिसके बाद वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जो कि अभी तक शांत रहे थे, जियान कुछ बोधिसत्व सीड्स को उन्हें दे देता है। जब हनी और जूफंग इस सीन को देखते हैं, इन दोनों की आंखें लाल हो जाती हैं। हेवन डीमन फिंच टाइप को जूफंग अपने आप को फाइनली कंट्रोल नहीं कर पाता। वो साइड में खड़े हन्यू को उकसाने लगता है। इस समय हन्यू का चेहरा भी काफी सिनिस्टर था। कुछ समय के बाद हन्यू जियान से बोलता है कि जियान तुम हमें बस 8 बोधिसत्व सीड्स को दे दो, हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन ऐसी गलती जियान कैसे कर सकता था। वो सीधा रिफ्यूज कर देता है। जियान को ऐसे खुलेआम रिफ्यूज करते हुए देख फाइनली हन्यू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो हेवन डीमन फिंच टाइप और हन क्लैन के ग्रुप को लेके जियान की टोली को घेर लेता है। जहाँ पे वो संभालने वाला था जियान को, वहीं पे जूफंग और बाकी लोग जियान के ग्रुप को संभालेंगे। अगले ही पल में फाइट शुरू हो जाती है। मामला भले चाहे कितना भी क्योटिक हो चुका हो, जियान के चेहरे पे हमेशा एक हल्की सी स्माइल रहती है। ये स्माइल उस हन्यू से बर्दाश्त नहीं होती। वो अपनी फुल दुखी का यूज करके जियान के ऊपर हमले करने शुरू कर देता है, लेकिन वो जियान को टच भी नहीं कर पा रहा था। अब क्योंकि हेवन डीमन फिंच टाइप और हन क्लैन के एक्सपर्ट्स के नंबर कंबाइन होके जियान की टोली से ज्यादा हो जाते हैं, इस फाइट को जल्दी फिनिश करना था। जियान फाइनली अपने 9 चेंज पीक 2 जोन का ऑरा रिलीज करता है। इस ऑरे को सेंस करके हन्यू एकदम स्टन रह गया था, लेकिन इस समय हार मानना उसकी बस की बात नहीं है। हन्यू कहता है तो क्या हुआ, तुम पीक 2 जोन पे पहुंच चुके हो। ये कहने के बाद ही उसने अपने क्लैन टैटू एक्टिवेट कर दिया था। उसकी स्ट्रेंथ पीक 2 जोन के 8 चेंज को टच कर लेती है, लेकिन जियान के सामने अभी स्ट्रेंथ काफी नहीं होती। जब स्ट्रेंथ किस तरीके से बढ़ जाने के बाद हन्यू अपनी पूरी दुखी का यूज करके जियान के ऊपर खतरनाक 2 स्किल का यूज करता है, लेकिन ये फ्लेम भी जियान को बिल्कुल हार्म नहीं कर पाती। एंड में जाके जियान ने बस एक पंच का यूज किया था। बस इसी पंच में हन्यू की फुटबॉल बन जाती है। वो खून फेंकता है, उसी से जमीन से जाकर टकराता है। लेकिन इससे पहले जियान दोनों अपोनेंट पार्टी को खत्म कर पाता, ये बोधिसत्व एंशिएंट ट्री का रियल कोलैप्स हो जाता है। ये सभी रियल से बाहर आ गए थे। कुछ इस समय के बाद बोधिसत्व एंशिएंट ट्री चुपचाप से जमीन में गायब हो गया था। जियान जानता था कि अब इस बोधिसत्व एंशिएंट ट्री को दोबारा से बाहर आने में हो सकता है कि हजारों सालें लग जाएं। ये सब सोचने के बाद वो जस्ट पीछे मुड़ने के लिए तैयार था, तभी जियान पता है कि उसके आसपास का स्पेस एकदम सील हो गया है। ऐसे सीन की वजह से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब आगे क्या होने वाला है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। इंटेंस स्पेशल फ्लक्चुएशंस ने पूरे एरिया को सील कर दिया था। इस एरिया से कोई भी एनर्जी बाहर नहीं जा पाती। जियान का चेहरा जो कि डार्क और कोल्ड हो चुका होता है, वो फाइनली अपनी नजरों को शिफ्ट करता है। जहाँ से स्पेशल फ्लक्चुएशन ओरिजिनेट हो रही होती है, उस दिशा में एक बहुत ही बड़ा हेवन फिनिक्स का इल्यूजनरी फिगर दिखाई देता है। ये इल्यूजनरी फिगर जूफंग के पीछे होता है। ऐसा लगता है इस इल्यूजनरी हेवन फिनिक्स ने पूरे आसमान को ही कवर कर लिया हो। वो इंटेंस स्पेशल फ्लक्चुएशंस इसकी बॉडी से आई थी। जियान कहता है लगता है हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब का अगला ट्राइब है कोई और होने वाला है। जब जियान ऐसी डार्क नजरों से जूफंग को देखता है, जूफंग अंदर से कांप गया था। जूफंग तुरंत ही चिल्ला के बोलता है हन्यू तुम एक्शन क्यों नहीं ले रहे। जूफंग की ऐसी एंग्शियस आवाज को सुन के हन्यू के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। जैसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, पाम के ऊपर एक स्क्रोल अपीयर हुआ था। वो तुरंत ही से चकनाचूर कर देता है। जैसे स्क्रोल शैटर हुआ था, इसमें से इंटेंस स्पेशल फ्लक्चुएशन बाहर आती है। ये स्पेशल फोर्स सीधा जूफंग की बॉडी में एंटर कर गई थी। इस इंटेंस स्पेशल फोर्स को रिसीव करने के बाद जूफंग का हाथ सामने के स्पेस को चीर देता है। हम उस स्पेशल टीयर में एक ब्लैक होल को देख सकते हैं। दूसरी तरफ से एक बहुत ही मॉन्स्टर्स लेवल के ऑरे को सेंस किया जा सकता है। ऐसे वैनक से ऑरे को सेंस करके सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। एक बंदा कहता है बेंशिंग लेवल का एक्सपर्ट। जियान का एक्सप्रेशन काफी सोलम होता है। इन नालायकों ने अभी तक गिव अप नहीं किया। लगता है ये अपने क्लैन के एक्सपर्ट्स को सम्मान करना चाहते हैं। हम जियान की आंखों में कोल्ड ग्रेन को फ्लेकर होते हुए देखते हैं। वो कहता है हम इन्हें सक्सेसफुल होने नहीं दे सकते। जैसे वो अपने हाथ को वेव करता है, तुरंत ही फ्लेम एग्लोमरेट होती है। ये एक फेरोशियस फायर बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होकर उस स्पेशल क्रैक की तरफ आगे शूट हो जाती है। ये फायर बीस्ट जो कि खतरनाक लेवल के टेम्परेचर को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, वो पलक झपकते स्पेशल क्रैक के सामने अपीयर हो जाता है। बट इससे पहले वो एक्सप्लोड हो पाता, उस ब्लैक होल में से एक सूखा सा हाथ बाहर आता है। वो सीधे उस बीस्ट को पकड़ता है। हम काफी ब्लैक फॉग को देख सकते
देखते हैं फ्लेम को तुरंत ही इरोड कर दिया गया था। जब वो सूखा हुआ हाथ फ्लेम बीस्ट का काम तमाम कर देता है, उस स्पेशल क्रैक में से कैलरली आवाज बाहर आती है। ये आवाज किसी बुड्ढे की थी। वो 2-3 बार खांस के बोलता है, हनी अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम शाओक्लानी को उस लौंडे को फिनिश नहीं कर पाए। ये आवाज सभी के कानों में एंटर कर ही पाई थी। तुरंत इनकी आंखों के सामने स्पेशल क्रैक में से एक सूखी हुई हड्डियों जैसा बुड्ढा बाहर आता है। ये फिगर बहुत ही ज्यादा दुबला पतला था। इसके हाथ में हड्डियों की वॉकिंग स्टिक होती है। उसकी दोनों आंखें इतनी डीप थी कि इन्हें देखने वाले अच्छे चिल फील करें। हम इस बुड्ढों की दोनों आंखों के अंदर ग्रीन ग्लो को देख सकते हैं। ये बुड्ढा बहुत ही सिनेस्टर से फीलिंग देता है। इस बुड्ढे के शब्दों को सुन के हनी के फेस एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। वो कहता है ये सब एक एक्सीडेंट की वजह से है, वरना मुझे स्पेशल स्क्रोल का यूज नहीं करना पड़ता। फाइनली हनी की आंखें देखती हैं जियान को। वो कहता है ये लड़का बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के अंदर 1 महीने तक ट्रेन करके आ रहा है। इसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी 2000 पीक के 9 चेंज पे पहुंच चुकी है और तो अब भी इसके हाथ में कई बोधिसत्व सीड्स हैं। एल्डर गुयू, आपको इसे रोकने में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। इन शब्दों को सुन के वो बुड्ढा जिसका नाम गुयू होता है वो थोड़ा सा चौंक जाता है। उसकी आंखें जो कि हरी ग्लो कर रही होती हैं, वो फाइनली जियान को देखती हैं। हम इसके सूखे हुए चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल को आती हुई देखते हैं। ओल्ड गुयू कहता है अनएक्सपेक्टेड बात है कि इस लड़के का लक इतना अच्छा होगा। जिस तरीके से ओल्ड गुयू जियान को ऑब्जर्व कर रहा था, जियान काफी अनकंफर्टेबल फील करता है। हम उसे धीमे से गहरी सांस को छोड़ते हुए देखते हैं। लगता है जियान फाइनली आज एक बेंशिंग लेवल के एक्सपर्ट से फाइट करने वाला है। इस बुड्ढे को देख के गुहा चिल्ला के बोलता है, इन बेस्टर्ड्स ने एक्चुअली में क्लैन से एक्सपर्ट्स को समन कर लिया है। इस समय गुजियांग के एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा ग्लूमी थे। वो अपने हाथ को क्लेंच करता है, हाथ में तुरंत एक स्क्रोल अपीयर होता है। लेकिन जब गुजियांग इसे तोड़ देता है, वो ये डिस्कवर करके शॉक हो गया था कि स्क्रोल में से कोई भी स्पेशल फ्लक्चुएशन बाहर नहीं आ रही है। इस सीन को देख के जुनर अपने सिर को हिलाते हुए बोलती है, इस सब का कोई मतलब नहीं है। या कि स्पेस को पहले से यूफंग के उस हेवन फिनिक्स इल्यूजनरी फिगर ने सील कर दिया है। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक किसी का कोई मैसेज बाहर नहीं आ सकता। वो बुड्ढा जिसका नाम ओल्ड गुयू होता है, उसकी आंखें फाइनली जियान से शिफ्ट होती हैं। वो जुनर के ग्रुप को देख के हंस के बोलता है, तो यहाँ पे गुक्लाइन की यंगर जनरेशन के मेंबर भी मौजूद है। हनी डीप आवाज में कहता है, एल्डर गुयू, हम यहाँ पे समय बर्बाद नहीं कर सकते। अगर हम चीजों को ज्यादा डिले करते हैं तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। हमें सबसे पहले जियान को कैप्चर करना होगा। हनी को इस तरीके से एंग्शियस होते हुए देख ओल्ड गुयू अपने सिर को हिलाने लगता है। वो कहता है, मेरी सूखी हड्डियों को यहाँ तक पहुंचने में बड़ी परेशानी हुई है, तुम मेरे ऊपर इतना प्रेशर मत बनाओ। भले ही वो इस तरीके से बोल रहा हो, लेकिन वो अपनी वॉकिंग स्टिक को लेकर आगे बढ़ने लगा था। हवा में कई आफ्टर इमेजेस दिखाई देती है। वो जियान से थोड़ी दूरी पे अपीयर हो जाता है। उस स्केलेटन जैसे चेहरे पे एक बहुत ही फेरोशियस स्माइल आई थी। वो कहता है, अनएक्सपेक्टेड बात है कि दूधी बडलाइन की एग्जॉस्ट हो जाने के बाद भी शाओक्लाइन तुम्हारे जैसे एक्सपर्ट को प्रोड्यूस कर पाया। सच में कितनी अनएक्सपेक्टेड बात है। तुम्हारे हाथों से हमारे हनक्लैन के कई एक्सपर्ट्स की जान जा चुकी है। अब तो तुम हमारे हनक्लैन में काफी फेमस हो चुके हो। जियान के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। वो गुयू की बॉडी से आ रहे प्रेशर को सेंस कर पा रहा था। भले ही जियान 2000 क्लास के पीक के 9 चेंज पे हो, लेकिन वो एक ट्रू बेंशियांग नहीं है। अगर इस ओल्ड गुयू से कंपेयर किया जाए तो जियान की स्ट्रेंथ काफी पीछे है। गुयू अपनी होर्स आवाज में कहता है, तुम मुझे गुयू बोल सकते हो। ऑफ कोर्स अगर तुम मुझे सेकंड टियानजिन बोलना चाहो तो उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। शायद ये टाइटल जो कि मेरे पास काफी समय से रह चुका है वो तुम्हारी थोड़ा सा और फेमिलियर होगा, लेकिन क्योंकि मैं बेंशियांग क्लास में एडवांस कर चुका हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि लोग मुझे सेंट गुयू बोले। जियान की फेस में से ट्विच होती है। सेकंड टियानजिन, ये बुड्ढा एक्चुअली में होलो सोल का सेकंड टियानजिन है। लगता है जैसे होलो सोल की टियानजिन की हायरार्की है, आगे वाले कैरेक्टर्स और भी पावरफुल होते जाते हैं। जियान सोचता है कि होलो सोल का फर्स्ट टियानजिन कितना पावरफुल होगा। हो सकता है कि वो दोशेंग क्लास में पहुंच चुका हो, तब तो उसे फर्स्ट टियानजिन बोला जाना चाहिए। फर्स्ट टियानजिन के बारे में सुन के जियान का दिल बैठ सा जाता है। इस हनक्लैन की स्ट्रेंथ सच में काफी खतरनाक और अनफैथमेबल है। अगर किसी के पास कम से कम दोशेंग लेवल की स्ट्रेंथ नहीं होती तो फिर इन सभी से फाइट करते समय वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। जियान अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है। वो कहता है, एक बार मैटर खत्म होता है मैं तुरंत ही बोधिसत्व हार्ड को रिफाइन करूंगा। सिर्फ बेंशियांग क्लास में एडवांस होने के बाद ही मैं होलो सोल से पंगे ले सकता हूँ। जब जियान की स्ट्रेंथ 2 पे थी और तब से होलो सोल नाम के माउंटेन का यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को लगातार इंक्रीज करता आ रहा है। अब जब तक उसकी स्ट्रेंथ दोशेंग तक नहीं पहुंचती, उसके पास हनक्लैन के पावरफुल एक्सपर्ट से फाइट करने की क्वालिफिकेशंस नहीं है। अब जियान को खुद ही इनिशिएटिव लेना होगा। सीन शिफ्ट होता है उस ओल्ड गुयू की तरफ। इस समय वो अपनी उन हरी आंखों से जियान को घूर रहा होता है। वो 2-3 बार खांस के फिर से बोलता है, ठीक है इंट्रोडक्शन खत्म हो गए। इतना लंबा बोले हुए तो मुझे बहुत समय हो चुका है। तो फिर शाओक्लाइन की नौजवान, क्या तुम अपने आप ही मेरे साथ हनक्लैन वापस लौटोगे या फिर हमें फाइट करनी होगी? जियान की आंखें आइसी कोल्ड थी। उसके दोनों कंधे शुक होते हैं। हम उन ग्रेनेड विंग्स को अपीयर होते हुए देखते हैं। इन बुन विंग्स को प्रकट होते हुए देख हेवन डीमन फिनिक्स टाइप की एक्सपर्ट्स की आंखें ट्विच होती हैं। ये विंग्स उन्हें काफी फैमिलियर फील होते हैं। जियान का ध्यान जाता है जुनर की तरफ। वो कहते हैं, जुनर क्या तुम इसे कुछ समय के लिए ब्लॉक कर सकती हो? जुनर हल्के से नोट करती है। उसका शरीर किसी बटरफ्लाई की तरह ड्रिफ्ट होकर जियान के सामने आ जाता है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उसके फोरहेड पे कलरफुल क्लाइन टैटू अपीयर हो गया था। एट द सेम टाइम हम जुनर की आंखों को गोल्डन होती हुई देखते हैं। ऐसा लगता है उसकी आंखें गोल्डन फ्लेम से भर गई हैं। जुनर का ऑरा राइज होने लगा था। जियान कहता है, केयरफुल रहना। ये कहने के बाद जियान पीछे चला जाता है। जैसे वो अपने हाथ को घुमाता है, 5 फ्लेम के क्लस्टर उसके सामने अपीयर हो गए थे। लगता है जियान अंदर से ये समझ चुका है कि अगर वो इस गुयू को हराना चाहता है तो उसे अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज करना होगा। जियान को इस
तरीके से पीछे जाते हुए देख ओल्ड गुयू की फेस मसल्स ट्विच होती हैं। वो पूछता है क्या तुम फिर से हेवली फ्लेम को मर्ज करने वाले हो। ओल्ड गुयू ने हनक्लैंग के कई मेंबर्स के मुंह से जियान की हेवली फ्लेम्स को मर्ज करने की एबिलिटी के बारे में सुन रखा था। प्रिसाइसली जियान का फायर लोटस ये रीजन होता है जिसकी वजह से हनक्लैंग के कई मेंबर्स वापस लौट नहीं पाए। खैर गुयू अपने ऊपर काफी प्राउड फील करता था। वो कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे हेवली फ्लेम का मर्ज उतना ही पावरफुल है जितना रूमर्स में बताया जाता है। उसकी बेंच एंड क्लास के स्ट्रेंथ के साथ वो यहाँ पे मौजूद सभी को नीची नजरों से देख सकता है। उसकी और इन सभी कल्टीवेशन में इतना बड़ा गैप है कि इसे टियान क्लास की 2 स्किल भी भर नहीं पाएगी। लेकिन शायद गुयू सोच नहीं पा रहा है कि हनक्लैंग के वो एक्सपर्ट्स जो कि जियान से पहले फाइट कर चुके हैं शायद मरने से पहले उनके दिमाग में यही सोच होगी। फाइनली उस बुड्ढे की आंखें जाती हैं जूनर की तरफ जो कि उससे थोड़ी दूरी पे आ चुकी होती है। वो कहते हैं गूक्लैन की जूनर जिसके पास गूक्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन है। रूमर्स के हिसाब से तुम गूक्लैन की सबसे परफेक्ट दूधी ब्लड लाइन को पोजेस करती हो। उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आती है। वो कहते हैं तुम्हारा पोटेंशियल काफी सही है लेकिन अभी तुम मेरी मैच नहीं हो। जैसे लास्ट सेंटेंस ओल्ड गुयू के मुंह से बाहर आता है स्ट्रेंज तरीके से उसकी बॉडी गायब हो जाती है। इसे मूव करते हुए देख जूनर का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसकी लवली बॉडी पीछे जाती है। वहीं पे उसका हाथ जैसे गोल्डन फ्लेम में रैप करके रखा था वो सामने की खाली हवा में स्लैम हो जाता है। जूनर की फ्लेम बहुत ही फ्राइटनिंग टेम्परेचर को रखती थी। पावर अटैक आगे बढ़ा था। स्पेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉर्ट हो जाता है। तुरंत हम एक एल्डरली फिगर को अपीयर होते देखते हैं। ऑफ कोर्स ये वही सेंट गुयू था। जब जूनर एक ही अटैक से गुयू को दोबारा से अपीयर होने पे मजबूर कर देती है। ऐसे सीन को देख के गुयू हंसने लगता है। वो कहते हैं हाँ तुम्हारी सेंसेस काफी शार्प हैं। तभी मैं कहूँ कि तुम गूक्लैन के मेंबर्स में सबसे अच्छे पोटेंशियल को क्यों रखती हो। उसका हाथ किसी जहरीले सांप की तरह रोटेट होता है। ये लाइटिंग स्पीड के साथ जूनर के पावर अटैक से टकरा गया था। बैंग साउंड के साथ एक फ्राइटनिंग विंड जो कि काफी हाई टेम्परेचर को कैरी कर रही होती है वो आसमान में फैल जाती है। सेंट गुयू की बॉडी बिल्कुल मूव नहीं होती। वहीं पे जूनर के मुंह से एक मफल्ड आवाज बाहर आती है। उसने कुछ कदम पीछे लिए थे। फाइनल स्टेप को लेने के बाद जूनर अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करती है। वो अपने दोनों हाथों को जोड़ लेती है। उसके हाथ किसी कमल जैसे शेप को ले लेते हैं। हम कई कॉम्प्लिकेटेड हैंड सीरीज को बनते हुए देखते हैं। जैसे जैसे हैंड सीरीज चेंज हो रही थी जूनर की बॉडी में से एक ब्राइट गोल्डन फ्लेम इरप्ट होती है। इस गोल्डन फ्लेम के प्रकट होने के बाद ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान में जलने लगा हो। जूनर के हाथों में इस ब्राइट फ्लेम को देख के उस सेंट गुयू की आंखें भी फ्लिकर होती हैं। उसकी आवाज आसमान में गूंजती है। वो कहता है गोल्ड एम्पर इंसनरेटिंग हेवली फ्लेम। ये गूक्लैन के द्वारा इनरेट करने वाली वही फ्लेम है जो कि हेवली फ्लेम रैंकिंग में नंबर 4 पे आती है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम्हारी जैसी छोटी सी लड़की इसे सबड्यू करने में सक्सेसफुल रही। जब फ्लेम आसमान में आग लगा रही थी हम कई चिंगारियों को नीचे गिरते हुए देखते हैं। इस गोल्ड एम्पर इंसनरेटिंग हेवली फ्लेम को हेवली फ्लेम रैंकिंग के नंबर 4 पे रखा जाता है। ये बस उस प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से पीछे है। भले ही गोल्ड एम्पर इंसनरेटिंग हेवली फ्लेम उस प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जैसी मिस्टीरियस ना हो लेकिन एंशिएंट टाइम में तो इसने भी खलबली मचा के रखी थी। और तो और इस तरीके की हेवली फ्लेम गूक्लैन की इनहेरिटेंस है। बस बात कुछ ऐसी है कि सबड्यू करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस वजह से जब ये बुड्ढा गुयू इस फ्लेम को रिकॉग्नाइज कर लेता है उसका दिल थोड़ा सा हिल गया था। जियान जो कि अपना कार्यक्रम कर रहा होता है वो भी थोड़ी सी दूरी पे से एक इंटेंस फ्लक्चुएशन को सेंस करता है। वो भी अंदर से ट्रेम्बल हो गया था। जियान कहता है तो मैंने सही सोचा था ये गोल्ड एम्पर इंसनरेटिंग हेवली फ्लेम ही है। हालांकि इससे रिलेटेड गैसेस उसके दिमाग में काफी समय से चल रहे होते हैं लेकिन जूनर इस गोल्ड एम्पर इंसनरेटिंग हेवली फ्लेम को बहुत ही कम बार यूज करती है। इस वजह से जियान का गैस कभी कंफर्म नहीं हो पाया। इस समय जियान भी काफी एनवी फील करता है। वो साई करके बोलता है गूक्लैन एक एंशिएंट क्लैन कहलाने का बिल्कुल वर्दी है। इनकी मिस्टीरियस इनहेरिटेंस में एक्चुअली में इस तरीके की हेवली फ्लेम है। हेवली फ्लेम रैंकिंग में इस गोल्ड एम्पर इंसनरेटिंग हेवली फ्लेम की रैंकिंग कुछ ज्यादा ही हाई है। ये रैंक उसकी स्ट्रेंथ को प्रूव करती है। अगर हम सच में इसकी फेरोसिटी के बारे में बात करें तो जियान की नई फ्लेम जो कि 4 तरह की हेवली फ्लेम्स के मर्जर से बनी है वो भी इस गोल्ड एम्पर इंसनरेटिंग हेवली फ्लेम से बेटर नहीं होगी। आखिरकार हेवली फ्लेम रैंकिंग के टॉप पे जो भी हेवली फ्लेम्स होती हैं उनकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होती है। इनका एक एग्जांपल टॉप 3 हेवली फ्लेम्स होंगी। जैसा कि कहावत है कि दुनिया को तबाह कर सकती है, लोग बिल्कुल गलत नहीं कहते हैं। एंशिएंट टाइम में जब जब कोई भी इस रैंक की हेवली फ्लेम इरप्ट हुई है दुनिया में केओस फैल गई है। खैर इन सब विचारों से बाहर आके जियान अपने दिमाग को तुरंत ही फोकस मोड में लाता है। हेवली फ्लेम के 4 क्लस्टर एक दूसरे में मर्ज हो चुके थे। एक टेरिफाइंग ऑरा चारों तरफ फैलता है। गुयू के कदम खाली हवा में आगे बढ़ते हैं। उसकी वो हरी आंखें थोड़ी दूरी पे खड़ी जूनर को देखती हैं। वो अपनी टूटी फूटी आवाज में कहता है रूमर्स के हिसाब से गोल्ड एम्पर इंसनरेटिंग हेवली फ्लेम द्वीक को भी जला सकती है। इसकी फेरोसिटी के बहुत चर्चे हैं। चलो आज मैं देखना चाहता हूँ कि क्या उन कहावतों में सच्चाई है। उसके मुंह से शब्द बाहर आई थे। ओल्ड गुयू की पूरी बॉडी में से ब्लैक हॉक बाहर आने लगता है। पलक झपकते इस काले धुएं ने आसमान के काफी एरिया को कवर कर लिया था। इस काले धुएं के अंदर एक एक्सट्रीमली डार्क और कोल्ड एनर्जी छिपी हुई होती है। इस वजह से भले आसमान में टेम्परेचर बहुत ही हाई हो लेकिन ब्लैक हॉक बिल्कुल बिखरता नहीं है बल्कि सेंट गुयू के कंट्रोल के अंदर ये ब्लैक फॉग इकट्ठा होकर एक बड़ी सी हड्डियों के ढांचे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये ब्लैक स्केलेटन करीब 10,000 फीट का होगा। इस हड्डियों के ढांचे में से एक इविल फीलिंग बाहर आती है। इसकी बॉडी में से भी डेंस ब्लैक फॉग रिलीज हुआ था। एक हैवी प्रेशर फैलने लगता है। ऐसे प्रेशर को सेंस करके मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है जैसे उन्हें बर्फ से भरे पानी में डाल दिया हो। वातावरण बहुत ही ग्लूमी और कोल्ड हो चुका होता है। आसमान में एग्लोमरेट हुए इस बड़े से स्केलेटन को देख के हनीव की आंखें भी फ्लेकर होने लगी थी।
थी। वो कहता है डार्कनेस स्केलेटन किंग, इन्होंने फाइटिंग की शुरुआत में इसे सम्मन कर लिया है। लगता है एल्डर गुयू इस फाइट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। इस गोल्ड एम्पर इंसर्टिंग हेविल फ्लेम को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर इस काले स्केलेटन की बात करें तो ये एक लो ग्रेड यान क्लास 2 स्किल है। इस स्किल को मास्टर करने के बाद कोई अपनी दुखी का इस्तेमाल करके आसपास की एनर्जी से स्केलेटन को बना सकता है। ये स्केलेटन के एकदम मेटल की तरह हार्ड होता है। इसके ऊपर आग या पानी का कोई असर नहीं होता और तो इसकी बॉडी के हर एक पार्ट में एक एक्सट्रीमली डार्क और कोल्ड एनर्जी छिपी होती है। अगर इसका अटैक किसी नॉर्मल एक्सपर्ट से टकरा जाता है तो भले ही बाहर से वो एकदम नॉर्मल लगे, उसकी सोल एरोड होने लगती है। इस वजह से लोग इस चीज को बहुत ही विशेष मानते हैं, क्योंकि ओल्ड गुई हुई बेंशंग की स्ट्रेंथ को रखता है। इस 2 स्किल को अनलीश करने के बाद जब वो स्केलेटन किंग को समन करेगा, इसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली टेरिफाइंग लेवल पे होने वाली है। इवन वो एक्सपर्ट्स जो कि बेंशंग क्लास में पहुंच चुके हैं, उन्हें भी इस चीज से सावधान रहना होगा, क्योंकि केयरलेस सोने में चीज काफी ट्रबलसम साबित हो सकती है। इस भयानक से हड्डियों के ढांचे को समन करने के बाद ओल्ड गुई अपनी हड्डियों की डंडी से जुनर की तरफ पॉइंट कर देता है। हरे रंग की लाइट के 2 क्लस्टर तुरंत ही अपीयर हो गए थे। तुरंत ही हम देखते हैं स्केलेटन ने कदम आगे लिया है, वो तुरंत ही जुनर के पास आ जाता है। इस स्केलेटन का वो हाथ जिसे डार्क एनर्जी सराउंड करके रखा था, वो तुरंत ही जुनर के सर को टारगेट करता है। इस हड्डियों के ढांचे के शॉकिंग पावरफुल अटैक को सेंस करके जुनर समझ गई थी कि वैसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकती। हम उसके शरीर को पीछे जाते हुए देखते हैं। साथ में एक 100 फुट का गोल्डन फ्लेम का क्लस्टर सामने आया था। ये बैंग साउंड के साथ हड्डियों के ढांचे के हाथ से टकरा जाता है। इन दोनों की कोलिजन से एक सिजलिंग साउंड इरप्ट होता है। एक एक्सट्रीम लेवल की हीट और कोल्ड एक दूसरे को एरोड करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही गंदी स्मेल फैलती है। सेंट गुई जो कि दूरी पे खड़ा हुआ होता है, उसका हाथ अचानक से क्लेंच हो गया था। इसी के साथ वो स्केलेटन किंग भी अपने हाथ को क्लेंच कर देता है। जुनर की गोल्डन फ्लेम तुरंत ही फट जाती है। उसके अटैक को ऐसे आसानी से डिस्ट्रॉय होते हुए देख जुनर की बॉय सिकुड़ गई थी। एक इरिड बेंशिंग सच में बहुत ही पावरफुल होता है। भले ही गोल्ड एम्पर इंसर्टिंग हेवी फ्लेम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो, लेकिन इससे जुनर बस अपने आप को बचा ही सकती है। अच्छी बात है कि जुनर का टास्क गुयू को हराने का नहीं है, उसे बस इस बुड्ढे को डिले करना है। जुनर की बॉडी पीछे जाती है, उसके दोनों हाथ हैंडसीज को फिर से चेंज करने लगते हैं। वो कहती गोल्ड एम्पर इंसर्टिंग हेवी फ्लेम फॉर्मेशन। वो गोल्डन फ्लेम जो कि आसमान में फैली हुई थी अचानक से विगल करने लगती है। ऊपर से कई फायर पिलर्स नीचे आए थे। ये सभी आग के गोले फैल के एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं। ये कोई आग से बना फिशिंग नेट लगता है। इसके अंदर वो स्केलेटन फंस गया था। उस स्केलेटन किंग का पंच जो कि एकदम खतरनाक चिली एयर को कंटेन कर रहा था, वो इस फायर नेट में जाके टकरा जाता है। सभी के कानों में एक तेज आवाज आती है। उस फायर कर्टन में कई रिपल्स अपीयर हुई थी। इस समय जुनर का चेहरा काफी ग्रेव होता है। उसके दोनों हाथों की हैंडसीज चेंज होती है। फॉर्मेशन में से कई फायर पिलर शूट हुए थे। ये चारों तरफ के आगे जाले में जाके टकरा के सीधा रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। फाइनली ये सभी फायर पिलर साथ में मिलके उस बड़े से स्केलेटन को टारगेट करते हैं। उस फायर कर्टन से रिफ्लेक्ट होने के बाद इन आग की गोलों की चमक और भी बढ़ गई थी। इनके अंदर की टेरिफाइंग टेम्परेचर की वजह से फॉर्मेशन के अंदर की हवा भी जलने लगती है। जुनर की वो चमकती हुई गोल्डन फ्लेम उस इनॉर्मस स्केलेटन को जलाने लगती है। इस गोल्डन फ्लेम को फॉर्मेशन के हर एक कोने तक इस तरीके से फैलते हुए देख सभी के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। भले ही असली तापमान फॉर्मेशन के अंदर हो, लेकिन जब लोग इसे बाहर से भी देखते हैं, कईयों की रूहें कांप जाती हैं। अगर कोई 9 चेंज पीक दुजन के स्ट्रेंथ वाला एक्सपर्ट भी इस फॉर्मेशन के अंदर रहता है, वो भी 1 मिनट से ज्यादा इंड्योर नहीं कर पाएगा। आखिरकार रूमर्स के हिसाब से गोल्ड एम्पर इंसर्टिंग हेवी फ्लेम दुखी को भी जला सकती है। इस इंसर्टिंग हेवी फ्लेम की वजह से उस हड्डियों के ढांचे के आसपास का ब्लैक फॉग बहुत ही तेजी से जल रहा होता है। इस समय कई हड्डियां तो ब्लरी हो चुकी होती हैं। रिगार्डलेस ओल्ड गुयू चाहे कितना भी पावरफुल हो, लेकिन गोल्ड एम्पर इंसर्टिंग हेवी फ्लेम के सारे इफेक्ट्स को इग्नोर करना उसके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उस फायर फॉर्मेशन के अंदर स्केलेटन को इस तरीके से स्ट्रगल करते हुए देख सेंट गुयू के आईब्रोज नीट हो जाती हैं। वो कहता है गोल्ड एम्पर इंसर्टिंग हेवी फ्लेम अपनी रेपुटेशन की बिल्कुल वर्दी है। अगर जुनर के पास एक गोल्ड एम्पर इंसर्टिंग हेवी फ्लेम ना होती तो फिर रिगार्डलेस चाहे कितनी भी दुखी का यूज करती, उस डार्कनेस स्केलेटन किंग की ऐसी हालत बिल्कुल नहीं कर पाती। गुयू की आंखें फ्लिकर होती हैं, उसकी दोनों हैंडसीज चेंज होने लगी थी। वो कहते हैं भले गोल्ड एम्पर इंसर्टिंग हेवी फ्लेम पावरफुल हो, लेकिन तुम इसके पूरे पोटेंशियल को भी यूज नहीं कर पा रही हो। रूमर्स के हिसाब से जो इस गोल्ड इंसर्टिंग हेवी फ्लेम का फर्स्ट ओनर था, वो इस हेवी फ्लेम का यूज करके किसी दोषंग के रेलम को जला के राख कर सकता था। जैसे ही बुड्ढी गुयू की हैंडसीज कंप्लीट होती हैं, गोल्डन फ्लेम्स के अंदर फंसा हुआ स्केलेटन अचानक से ट्रेम्बल होता है। उसकी बॉडी में से ब्लैक फॉग की वेव आफ्टर वेव बाहर आती हैं। इस समय आसमान में कई सोल बॉडीज की चीखें गूंजती हैं। अगर कोई ध्यान से देखे तो पाएगा कि पूरा का पूरा ब्लैक फॉग बहुत सारी सोल से बना हुआ है। अनगिनत सोल बॉडीज बाहर आती हैं। जैसे एक के बाद एक गोल्डन फ्लेम के कांटेक्ट में आती हैं, अचानक से हम एक्सप्लोजन्स को होते हुए देखते हैं। इतनी सारी सोल बॉडीज के विस्फोट होने से जो फोर्स जनरेट होती है, उसकी वजह से फायर फॉर्मेशन भी एकदम ट्रेम्बल होने लगती है। जैसे ऐसा होता है, हम उस ब्लैक स्केलेटन किंग को एकदम श्रिंक होते हुए देखते हैं। पलक झपकते ही इसकी हाइट 10,000 फीट से सीधा 100 फीट तक आ जाती है। भले इसकी बॉडी छोटी हो गई हो, लेकिन अब हड्डियां और भी डार्क हो चुकी थी। इस स्केलेटन की बॉडी में से एक फ्राइटिंग लेवल की चिली एयर फैलने लगती है। हम उस हड्डियों के ढांचे के सिर को ऊपर उड़ते हुए देखते हैं। इसकी अजीब सी हंसी आसमान में गूंजी थी। ये हंसी एक्चुअली में ओल्ड गुयू की होती है। सीन को देखने से ऐसा लगता है जैसे इस बुड्ढे ने अपनी सोल को स्केलेटन से मर्ज कर दिया है। वो कहता है टिस्क टिस्क, देखो कैसे मैं इस तुम्हारी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता हूँ। इन शब्दों को सुनकर जुनर का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसकी आंखें देखती हैं उस जगह
जगह पे जहाँ पे ओल्ड गोयू खड़ा हुआ होता है। भले ही बुड्ढा वहाँ पे प्रेजेंट हो, लेकिन उसकी दोनों आंखों में हरे ग्लोज होते हैं वो इस समय गायब थे। क्लियरली वो बॉडी बस खाली शेल रह गई है। उस हड्डियों के ढांचे के मुंह से शब्द बाहर आई होते हैं। अचानक से वो फ्लैश होकर फॉर्मेशन के साइड में अपीयर हो जाता है। उसका हाथ जिसके अंदर डार्क एनर्जी भरी हुई होती है, हम उसे बड़े आराम से फॉर्मेशन की बॉल को चीरते हुए देखते हैं। एक क्रैक लाइन स्लोली अपीयर हुई थी। इस पैने से कट को देख के क्लियरली मालूम पड़ता है कि इस ब्लैक स्केलेटन को ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं हुई है। जैसे ही हल्का सा क्रैक अपीयर हुआ था, ऐसा लगता है जैसे पूरी फायर फॉर्मेशन ही डिस्ट्रॉय हो गई है। ये एक बूम साउंड के साथ सभी की आंखों के सामने ब्लास्ट हो जाती है। उस काले रंग की हड्डियों के ढांचे की वो हरी आंखें जूनियर को देखती हैं। उसके मुंह से एक आवाज बाहर आती है। वो कहते हैं, लड़की अगर तुम इस समय बेशक क्लास में होती तो आज कौन जीतने वाला है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारे लिए अनफॉर्चुनेट बात है। इस बुड्ढे की बकवास को सुनते हुए जूनियर के चेहरे पे एक स्माइल आती है। जूनियर स्लो आवाज में कहती है, शुरुआत से ही मेरा तुम्हें हराने का कोई इरादा नहीं था। मेरा टास्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इन शब्दों को कहने के बाद जूनियर का लवली फिगर पीछे जाता है। एक ही फ्लैश में वो जियान के पीछे अपीयर होती है। इस समय जियान के एक हाथ के ऊपर एक बहुत ही एक्सक्यूट दिखने वाला फायर लोटस रोटेट हो रहा था। इसमें से एनाहिलेशन वाला ऑरा फैलता है। आसपास का स्पेस किसी पतले शीशे की तरह एकदम चकनाचूर हो जाता है। जब वो ब्लैक स्केलेटन जियान के हाथ में इस फायर लोटस को देखता है, उसके मुंह में से एक होर्स आवाज बाहर आती है। वो कहते हैं, हेवली फिल्म्स को मर्ज करने के बाद यही चीज क्रिएट होती है। मैंने तुम्हें काफी टाइम दिया है, उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। ओल्ड गुयू की होर्स आवाज को सुन के जियान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल सरफेस होती है। वो कहता है, रिलैक्स, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करने वाला। जैसे जियान का हाथ ऊपर उठता है, वो 5 रंगों वाला फायर लोटस स्लोली रोटेट होने लगता है। जियान पीछे मुड़ के जूनियर से बोलता है, जूनियर तुम जरा पीछे जाओ। एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस की डिस्ट्रक्टिव फोर्स को ज्यादा ही फ्राइटनिंग होती है। अगर वो भी से क्लोज खड़ा होता है, जियान को भी परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। जूनियर नॉड करती है। वो कहती है, जियान आप केयरफुल रहना। वो सेंस कर पा रही थी कि जियान के हाथ का फायर लोटस कितनी ज्यादा डेंजरस फीलिंग को एमिट कर रहा है। खैर उसे जियान पे भरोसा होता है। वो फटाक से अपने आप को पीछे ले जाती है। जूनियर को पीछे जाती हुई देख गुचिंगा भी कहता है, हमें भी पीछे चलना चाहिए। उसके एक्सप्रेशन काफी ग्रेव होते हैं। उस ब्लैक स्केलेटन की आंखें फ्लिकर होती हैं। वो एक ऐसी कोल्ड आवाज में कहता है, जियान शायद ये तुम्हारे लिए पहली बार या तुम एक बेंशैंक से फाइट कर रहे हो। तो अगर ऐसी बात है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक दोजन और 2 शैंक के बीच में कितना बड़ा गैप होता है। जियान के चेहरे पे स्माइल मेंटेन रहती है। जैसे वो अपनी फिंगर को फ्लिक करता है, एक्सटर्मिनेशन लोटस फ्लेम की रोटेशन स्पीड बढ़ जाती है। अगली पल में एक आखिरी गोले में ट्रांसफॉर्म होके जियान के हाथ के ऊपर से शूट हो गया था। ये कोई भी साउंड को एमिट नहीं करता, लेकिन जहाँ जहाँ से पास होता है हम उस स्पेस को कोलैप्स होते हुए देखते हैं। एक चौड़ी सी स्पेशल क्रैक लाइन लगातार उसके पीछे फॉर्म हो रही थी। दूर से देखने पे एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस फ्लेम कुछ खास मोमेंटम को कैरी नहीं कर रही होती, लेकिन जब जेन्युइन एक्सपर्ट्स इसे देखते हैं, उन्हें ब्यूटीफुल सा फायर लोटस मौत के पंजे जैसा लगता है। एक बहुत ही हैवी डेथ की ओर को कैरी कर रहा था। स्केलेटन की वो आंखें जिनमें हरे रंग के 2 क्लस्टर जल रहे होते हैं, वो उस फायर लोटस को लगातार देख रही होती हैं, जो कि लिटरली स्पेस को चीरते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। हम उस हड्डियों के ढांचे में से ब्लैक फॉग को बाहर आते हुए देखते हैं। ओल्ड गुयू बोलता है, 10,000 सोल बोन आर्मर। जैसे स्केलेटन के मुंह से ये होश आवाज बाहर आती है, उसकी बॉडी से इरप्ट होने वाले ब्लैक फॉग अचानक से विगल करने लगता है। आसमान में आत्माओं की चीखने की आवाजें गूंजती हैं। ये फॉग क्लियरली की स्पिरिचुअल बॉडी से बना हुआ था। जिस मोमेंट में सोल बॉडीज बाहर आती हैं, ये उस स्केलेटन से चिपकने लगती हैं। हम काफी जल्दी एक ब्लैक कलर के आर्मर को बनते हुए देखते हैं, जो कि एक चिली सी फीलिंग को देता है। इस बोन आर्मर पे कई छोटे छोटे बोन फ्रेगमेंट्स को देखा जा सकता है। ये सभी हड्डियां कई डरावनी चेहरों की तरह लगती हैं, और जब इन सभी चेहरों को दूर से देखा जाता है, तो ये सभी मिलकर एक 100 फुट बड़ी चेहरे को बना देते हैं। ये चेहरा दर्द से भरा होता है, जिसकी वजह से जो भी इसे देखता है, उन सभी को गूज़बम्स आ रहे थे। आर्मर के फॉर्म होने के बाद वो ब्लैक स्केलेटन बोलता है, जियान आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे ये फायर लोटस, जैसे वो यूजलेस लोग बहुत ही पावरफुल बताते हैं, क्या ये मेरे 10,000 बोन आर्मर को ब्रेक कर पाता है। इस ब्लैक स्केलेटन की आंखों का जो ग्लो होता है, अचानक से वो इंटेंस हो गया था। सेंट गुयू की आवाज आसमान में जस्ट गूंजी थी, उसी पल में फायर लोटस अराइव होता है। सभी की आंखों के सामने फायर लोटस हैवी तरीके से बोन आर्मर से टकरा गया था। कोलिजन होने के 1-2 पल बाद भी कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे हवा भी डिसअपियर हो चुकी है, लेकिन साइलेंस बस एक मोमेंट के लिए लास्ट हुआ था, जिसके बाद बैंग साउंड के साथ रूह को कपा देने वाला एक्सप्लोजन पूरे आसमान और जमीन को हिला के रख देता है। जहाँ पे दोनों पार्टीज के बीच में कोलिजन हुआ था, हम वहाँ से 10,000 फुट बड़े फायर स्टॉर्म को बनते हुए देखते हैं। स्पेस का एक बहुत ही बड़ा सा हिस्सा कोलैप्स हो गया था। एक फ्राइटिंग हवा नीचे आती है, रेत आसमान में उड़ता है, पत्थर चारों तरफ फैल रहे थे। सभी देखते हैं कि 10,000 फुट के रेडियस की जमीन से एकदम चीर दी गई है। अंडरग्राउंड में मोटे मोटे क्रैक्स फैल रहे होते हैं। सीन को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई भूकंप आया हो। आसमान के एक्सटर्मिनेशन स्टॉर्म को देख के देखने वालों के चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। स्पेशली जूफंग और हनियो की टूले के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा अगली थे। इनमें से किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि जियान अपनी 9 चेंज बिग दोजन की स्टैंड के साथ इतने ज्यादा फ्राइटिंग अटैक को अनलीश कर सकता है। इस फायर लोटस के एक्सप्लोजन की पावर वहां तक पहुंच चुकी है जिससे कोई ऑर्डिनरी 10 क्लास की मिडिल लेवल की दोस्त के लिए कंपेयर नहीं करी जा सकती। इस तूफान में से डिस्ट्रक्शन का ऑरा चारों तरफ फैलता है। जूफंग के पीछे जो बड़ा सा हेवन फिंस इल्यूजनरी फिगर होता है, वो भी इस फोर्स से टकरा गया था। इसकी बड़ी सी बॉडी ट्रेम्बल होती है। ये जूफंग की शॉक आंखों के सामने बैंग साउंड के साथ एक्सप्लोड हो जाता है। इस हेवन
हेवन फिनिश इल्यूजरी फिगर के शैटर होने से ज्यूफंग को खतरनाक बैकलैश का सामना करना पड़ा था। ग्रग साउंड के साथ उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। आसमान का वो फायर स्टॉर्म जिसमें ट्रू डिस्ट्रक्शन की रिपल्स होती हैं, वो आसमान में और भी तेजी से फैलने लगता है। जो भी लिविंग क्रीचर्स इसके दायरे में आते हैं, इन सभी को गहरी चोटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सीन को देख के आसपास के एक्सपर्ट्स एकदम शॉक हो गए थे। वो दुमदुमा के भागने लगते हैं। जिस एरिया में फ्लेम फैलती है उस एरिया को अप्रोच करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। सीन शिफ्ट होता है जियान की तरफ। इस समय उसकी आंखें उस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फायर स्टॉर्म को देख रही होती हैं, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन रिलैक्स नहीं होते। ये उसके लिए पहली बार है जब वो क्रीड बेंशंग से फाइट कर रहा है। हालांकि एक्सटर्मिनेशन फायर लूटर्स बहुत ही पावरफुल है, लेकिन वो अपने अंदर इस बात को भी अच्छे से जानता था कि क्रीड बेंशंग कितना ज्यादा टेरिफाइंग होता है। अगर हन क्लैन जैसे एंशिएंट क्लैंस की बात करें तो वहाँ पे भी बेंशंग लेवल के एक्सपर्ट्स को काफी पावरफुल माना जाता है। अगर कोई कहता है कि आसानी से हराया जा सकता है तो लगता है वो सेंट क्लास को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। काफी समय तक आतंक मचाने के बाद सभी की आंखों के सामने आसमान का वो फायर स्टॉर्म धीरे धीरे करके वीक होने लगता है। इसके कमजोर होने पर स्पेस जिसमें कई होल्स क्रिएट हो गए थे, हम उन्हें रिकवर होते हुए देखते हैं। फायर स्टॉर्म के मिडिल रीजन को जियान की आंखें ध्यान से देख रही होती है। जैसे जैसे तूफान वीक होता है, हम वहाँ पे एक 100 फुट बड़े ब्लैक स्कर्टन को खड़े हुए देखते हैं। स्पेशली हन क्लैन के लोग जब इस ब्लैक स्कर्टन को एकदम सही सलामत देखते हैं, इन सभी के चेहरे खुशी से भर जाते हैं। वहीं पे अपोनेंट पार्टी के दिल बैठने लगते हैं। इस स्कर्टन को इतना पावरफुल अटैक भी डैमेज नहीं कर पाया। क्या एक इलीट बेंशंग इतना पावरफुल होता है? जियान काफी टेंशन में लगता है। उस ह्यूज स्केलेटन को देख रही उसकी आंखें बिल्कुल ब्लिंक भी नहीं करती। वो ये बिल्कुल मान ही नहीं सकता कि उसका एक्सटर्मिनेशन फायर लूटर्स इस ओल्ड गुयू का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जियान की इंटेंस नजरों के सामने अचानक से उस काले हड्डियों के ढांचे के अंदर से एक क्रैक का साउंड एमिट होता है। सभी की स्टंट आंखों के सामने एक टूटा हुआ हड्डी का टुकड़ा उस स्केलेटन से नीचे गिरता है। इस बोन आर्मर का पहला पीस नीचे जस्ट गिरा ही होता है, तभी क्रैक क्रैक साउंड के साथ बोन आर्मर के और भी फ्रेगमेंट्स एक के बाद एक नीचे गिरने लगते हैं। ब्लैक स्केलेटन की पूरी बॉडी पे कई क्रैक्स फैल गए थे। फाइनली इस बड़े से हड्डियों के आर्मर में से एक बैंग साउंड सुनाई दिया था। ये ब्लास्ट होकर कई फ्रेगमेंट्स में बिखर जाता है। इस बोन आर्मर को ब्रेक होती हुई देख हन क्लैन के एक्सपर्ट्स के चेहरों पे जो खुशी होती है, अचानक से वो स्टिफ पड़ गई थी। इस बोन आर्मर के शैटर होने के बाद उस ब्लैक स्केलेटन की एक्चुअल बॉडी रिवील होती है, लेकिन इस समय उस ब्लैक स्केलेटन की बॉडी जो कि पहले किसी मेटल की तरह हार्ड थी, वो कई डेंस क्रैक लाइन से भरी हुई होती है। आसमान में एक हल्की सी हवा चलती है। उस हड्डियों के ढांचे की आंखें जो हरे रंग की जल रही होती है, अचानक से हम उस ग्रीन ग्लो को वैनिश होते हुए देखते हैं। ये दोनों लाइट क्लस्टर्स जस्ट गायब ही होते हैं। सभी की शॉक आंखों के सामने उस ब्लैक स्केलेटन की बॉडी राख में बदल के हवा में उड़ जाती है। जिस इंस्टेंट में स्केलेटन डस्ट में बदला था, उस बुड्ढे गुयू की बॉडी जो कि वहीं पे खड़ी हुई होती है, अचानक से हमसे खून फेंकते हुए देखते हैं। उसकी दोनों आंखों को हरे रंग का ग्लो काफी ज्यादा हल्का हो चुका था। ओल्ड गुयू अपने मुंह से खून को पहुंचता है। वो अपने सर को उठा के डेंस आवाज में कहता है, ठीक है तभी मैं कहूँ कि तुम हमारे क्लैन के इतने सारे मेंबर्स को क्यों हरा पाए। जियान, तुम्हारे पास सच में एबिलिटीज हैं, लेकिन भले तुमने मुझे सीरियसली इंजर्ड कर दिया है, मैं फिर भी तुम्हारी छोटी सी लाइफ को लेके रहूंगा। ओल्ड गुयू के मुंह से डेंस आवाज जस्ट बाहर ही आई होती है। अचानक से लाइटिंग स्पीड के साथ एक गोल्डन ग्लो उसके सामने अपीयर होता है। इसकी फिस्ट जैसे गोल्डन ग्लो ने कवर करके रखा था, वो गुयू की खोपड़ी तरफ आगे बढ़ गया था। अचानक से इस लाइटिंग जैसे अटैक को देख के गुयू एक समय के लिए एब्सेंट माइंडेड हो जाता है। उसके लिए अच्छी बात है कि वो रिकवर होने में से टाइम नहीं लगता। वो अपने शरीर की चोटों को फोर्सफुली सप्रेस करने के बाद अपने हाथ को आगे की तरफ दे मारता है। फाइनली सामने से आ रही गोल्डन फिस्ट के साथ टकरा गया था। दोनों अटैक्स के टकराने से आसमान में एक क्लैंग वाला साउंड फैलता है। हम उस बड़े से गोल्डन फिगर को कई स्टेप्स पीछे लेते हुए देखते हैं। उसकी वो फिस्ट जो कि गोल्ड से बनी हुई होती है, इस समय उसमें आधा इंच गहरा एक हैंडप्रिंट छप गया था। भले एक बेंशंग एक्सपर्ट सीरियसली इंजर्ड हो, फिर भी एकदम खतरनाक तरीके से रिटेलिएट कर सकता है। बुड्ढे गुयू को भी कई स्टेप्स पीछे लेने पड़ते हैं। खैर वो काफी जल्दी अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर लेता है। उसकी दोनों डार्क और कोल्ड आंखें उस गोल्डन फिगर को देखती हैं, जो कि उससे थोड़ी सी दूरी पे था। ओल्ड गुयू कहता है, लड़के अगर तू मुझे फिनिश करना चाहता है तो फिर अभी तेरी स्ट्रेंथ काफी नहीं है। भले ही जियान ने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी का यूज कर लिया हो, लेकिन ओल्ड गुयू तब भी जियान को रिकॉग्नाइज कर लेता है। ओल्ड गुयू का चेहरा फेरोसिटी से भरा हुआ होता है। वो कहता है क्योंकि तुम फायर लूटर्स ऑलरेडी यूज कर चुके हो, तो फिर तुम्हें चुपचाप मेरे साथ चलना चाहिए। इस बुड्ढे ने भी कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब एक यंगर जनरेशन का एक्सपर्ट उसे सीरियसली इंजर्ड कर देगा। ये भी समझता था कि इंजरीज उसके घमंड की वजह से हुई हैं। अगर उस स्केलेटन के अंदर से उसकी सोच सही टाइम पे बाहर नहीं आई होती तो हो सकता है उसे एक ऐसी चोट का सामना करना पड़ता जिसे कभी हील ना किया जा सके। खैर इन शब्दों को कहने के बाद गुयू का हाथ अचानक से आगे बढ़ गया था। वो जियान की तरफ ग्रैब करता है। हम आसमान में एक काले रंग के हाथ को बनते हुए देखते हैं। पलक झपकते जियान के गोल्डन फिगर के आगे अपीयर होता है, लेकिन इससे पहले वो बड़ा सा हाथ जियान को रैप कर पाता, हम अचानक से जियान के पीछे के स्पेस को फ्लक्चुएट होते हुए देखते हैं। उस स्पेशल क्रैक में से एक फैमिलियर सा देखने वाला बुड्ढा बड़े रिलैक्स तरीके से बाहर आता है। इसकी वो हल्की आवाज पूरे आसमान में गूंजती है। वो कहता है, गुयू, तुम्हारे ऐसे स्टेटस के होने के बाद भी क्या तुम्हें एक यंग जनरेशन के मेंबर के ऊपर हमला करने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? अब खैर ये नया फिगर कौन है, इसकी पहचान को गैस करने का मैटर मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जानने से पहले कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं किस तरीके से इस बुड्ढे गुयू को विड्रॉ करने के लिए फोर्स किया जाएगा। अब क्योंकि जियान के सामने इस लेवल के खतरे भी आने लगे हैं, इस वजह से अगले पार्ट में रिट्रीट में जा रहा होगा। इसका मतलब बस एक ही है, बहुत ही जल्दी जियान सेंट क्लास में एंटर करेगा। फाइनली हमें मालूम पड़ेगा कि हन क्लैन के अंदर क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। सो नेक्स्ट एपिसोड को बिल्कुल मिस नहीं करना।
करना। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसा करने से फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहेंगे। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 11,000 लाइक्स का। मुझे नहीं पता ये लाइक टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में आने वाले वीडियोस को एक दिन पहले देखना चाहते हो तो फिर आप चैनल की मेंबरशिप का पार्ट बन सकते हो। ऐसा करने से आप हेल्थ गार्डन फैमिली को तो सपोर्ट कर ही पाओगे, साथ में अर्ली एक्सेस जैसे और भी कई फीचर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ज्वाइन का बटन मिलेगा आपको चैनल के होम पेज पे, एक बार चेकआउट जरूर करना। चलो वीडियो को यहीं पे फिनिश किया जाए। अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया था तो इस समय वो आपको लेफ्ट में शो हो रहा होगा, आप वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके इसे देख सकते हो। रिलीज होने के बाद नेक्स्ट एपिसोड को मैं राइट साइड में चिपका दूंगा। अंटिल देन मजे करो, टाटा बाय बाय।